आज लेकर हम आ गए हैं नेक्स्ट पोएम पाइट ब्यूटी। जी हाँ, इसमें हम दो पार्ट्स में वीडियो है। एक पार्ट में शुरुआती दौर में हमने समरी किया है और सेकंड पार्ट में एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ पाइट ब्यूटी दिया है हमने। तो दोनों चीज कवर हो जाएगा। समरी जानने से आपको पोएम पे एक समझ डेवलप हो जाएगी और लेटर ऑन जब आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन पढ़ेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि कैसे हमें एग्जाम्स में एक्सप्लेन करना है। और क्रिटिकल एप्रिसिएशन के अंतर्गत बहुत सारी नई नई चीजें भी आपको सीखने को मिलेगी। पाइट ब्यूटी ये लिखी गई है जेरार्ड मैनली हॉपकिंस के द्वारा। हॉपकिंस वैसे तो ये विक्टोरियन एज के पोएट थे, बट इनकी पोएट्री जो पब्लिश हुई वो 19 के बाद हुई है, 1920 के आसपास, ये मॉडर्न एज में आकर। इसके पीछे कारण ये है कि हॉपकिंस जिस समय ये लिखते थे उस समय उन्हें नहीं लगा कि उनकी पोएट्री अच्छी है या लोगों में एक्सेप्टेंस भी नहीं हुई। तो एक बार इतना डिप्रेस्ड हो गए थे कि इन्होंने अपनी सारी पोएट्री को जलाने का मन बना लिया था। बट एनी हाउ इनकी पोएट्री सेव कर ली गई और बाद में पोस्टमसली मरने के बाद इनकी पोएट्री पब्लिश की गई और लोगों में बाद में इनको बहुत अप्रिशिएट किया। इन्होंने पोएट्री की दुनिया में नई नई चीजें भी दी है, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पोएम को। पोएम का एक्सप्लेनेशन करने से पहले समझ लीजिए पाइट ब्यूटी। पाइट का मतलब होता है मल्टी कलर्ड, रंग बिरंगे, और ब्यूटी मीन सुंदरता। मेनली इस पूरी पोएम के अंदर दुनिया में जो रंग बिरंगे चीज है जिसको भगवान ने क्रिएट किया है, उसके लिए भगवान को थैंक्स बोला है हॉपकिंस ने और बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान के द्वारा क्रिएट किए गए चीजों का वर्णन भी किया है। हालांकि यह पोएम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट बहुत ही सुंदर है। इस पोएम के अंदर दो नई चीजें देखने को मिलती है। एक कि ये भी सोनेट ही, लेकिन जनरली सोनेट्स होते हैं 14 लाइनों वाली, लेकिन इस सोनेट्स में 10.5 लाइन, 10.5 लाइनों की सोनेट है ये। एक तो ये उनका अपना एक नया तरीका था लिखने का। दूसरी चीज इसमें हम देखेंगे स्प्रंग रिदम, जिसके बारे में आप यूं समझ लीजिए कि आप जानते हैं कि पोएम में एक लय होता है, रिदम होता है। ऐसे पोएम्स भी होता है जिसमें रिदम नहीं होता है तो उसको बोलते हैं फ्री वर्स। लेकिन इनके पोएम में रिदम नहीं है, बावजूद इनके पोएम में मीटर का प्रयोग हुआ है और अलग अलग पोएट्रिक डिवाइसेस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जिसमें थोड़ा सा एक नया पोएट्रिक डिवाइस जो स्प्रंग इन्होंने रिदम लाया है वो ये है कि जनरली क्या होता है, रिदम आप देखेंगे तो लास्ट में रिदम होता है। रिदम में किसी भी पोएम में देखेंगे तो लास्ट में लय बनता है, लेकिन इनकी पोएट्री में लास्ट में लय नहीं बनता। देखिए जैसे लास्ट में क्या है, थिंग्स है, काउ है, स्विम है, विंग्स है, ठीक है, प्लाव है, ट्रिम है, कोई लय नहीं बन रहा है। लेकिन आप शुरू में देखेंगे तो इनका कहना ये था, इनका स्प्रंग रिदम का मतलब यह है कि फर्स्ट एक स्ट्रेस्ड सिलेबल हो जिस पे ज्यादा जोर पड़े, अब बाद बाकी कई हो सकते हैं। इसका मतलब वो काउंटिंग नहीं है कि कई भी कितने भी अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स आ सकते हैं। हालांकि इन्होंने ज्यादातर 4 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स का प्रयोग किया है। ठीक है, तो आप देखेंगे जैसे ग्लोरी बी टू गॉड फॉर dappled things, 4 skies of couple color as a brinded cow, 4 rose moles all in stipple upon trout that swim, fresh fire coal, chestnut falls, finches wings, landscape plotted and pitched, fold, fallow and plow, and altered their gear
टैकल एंड ट्रिम। तो जनरली शुरुआत में इनका रिदम है स्ट्रेस्ड है, जैसे फोर फोर फ्रेज लैंड एंड, तो इस तरह से मिलता है, जबकि जनरली पोएम में बाद में होता है। तो इस तरह से फर्स्ट स्ट्रेस्ड सिलेबल हो और फिर उसके बाद कितना भी अनस्ट्रेस्ड सिलेबल हो, जिसको बोलते हैं स्प्रंग रिदम। ये इनके द्वारा इजाद किया गया है, बनाया गया है। तो ये अपने आप में एक न्यू थिंग है जो हॉपकिंस ने दी है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, पोएम को समझने की कोशिश करते हैं। ग्लोरी बी टू गॉड फॉर डैपल्ड थिंग्स। देखो, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो रंग बिरंगे हैं। डैपल्ड मतलब होता है बहुत तरह के रंगों से मिला हुआ, और इसके लिए ये गौरव किसको जाती है? भगवान को जाती है। मतलब थैंक्स टू गॉड, भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद कि भगवान ने दुनिया में रंग बिरंगे चीज दी है, बहुत रंग बिरंगे चीजें बनाई है। फोर स्काईज ऑफ कपल कलर एज अ ब्राइंडेड काउ। अगर आप स्काई को देखो तो स्काई में व्हाइट और ब्लैक कलर होता है, जोड़े कलर होता है। किस तरह से जोड़ा कलर होता है? जिस तरह से एक ब्राइंडेड काउ में। ये ब्राइंडेड काउ क्या होता है? तो आप देखिए यहाँ पे, ये देख रहे हैं, इसमें व्हाइट का और ब्राउन कलर का स्ट्रिप है। तो इस तरह से ब्राउनिश कलर के लिए यूज किया जाता है ब्राइंडेड। तो जिस तरह से आप काउ में देख रहे हैं डबल कलर, उसी तरह से स्काईज में भी कपल मतलब होता है जोड़ा, दो दो कलर होते हैं। फोर रोज मोल्स ऑल इन स्टिपल्ड अपॉन ट्राउट दैट स्विम। फॉर रोज मोल्स, रोज गुलाब को कहते हैं, मोल्स तिलवा हुआ था ना चेहरे पे जनरली, या बॉडी किसी भी पार्ट में हो सकता है। ऑल इन स्टिपल्ड अपॉन ट्राउट दैट स्विम। ट्राउट क्या होता है ये देखते हैं। तो ट्राउट एक मछली होती है जो नदियों में तैरती है। तो आप ये देखें, ये है मछली जो इसके बॉडी पे तिल के जैसा धब्बा धब्बा सा है, ठीक है। तो इसके बॉडी पे जो तिल का जैसा धब्बा धब्बा सा होता है, ये जनरली रोज कलर का होता है, गुलाब कलर का होता है। तो ये कहते हैं फोर रोज मोल्स ऑल इन स्टिपल्ड अपॉन ट्राउट। ये हो गया ट्राउट। ये स्विम करता है, इसके बॉडी पे क्या है? स्टिपल्ड है, जो चिपका हुआ है, बना हुआ है। क्या बना हुआ है? रोज मोल्स, गुलाबी कलर का तिलवा। तो भगवान को हॉपकिंस धन्यवाद देते हैं कि दुनिया रंग बिरंगे चीजों से बनी हुई है, जैसे कि ट्राउट जो तैरती है उसके बॉडी पे रोज मोल्स स्टिपल्ड है, मतलब चिपके हुए हैं, लगे हुए हैं। फिर आगे हॉपकिंस धन्यवाद देते हैं गॉड को फ्रेश फायर कोल। आप देखेंगे जो कोयले का रंग होता है काला होता है, तो भगवान को उस रंग के लिए, फ्रेश कोल के जो कलर है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। चेस्टनट फॉल्स, चेस्टनट काइंड ऑफ ड्राई फ्रूट जो गिरता है और उसका उस समय जो कलर दिखता है, उसके लिए भगवान को धन्यवाद दे रहा है हॉपकिंस। फिंचेज विंग्स, फिंचेज विंग्स ऐसे विंग जो गिर रहे हैं, पंख जो टूटकर गिर रहे हैं, उसके लिए भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं। लैंडस्केप प्लॉटेड एंड पिच्ड, फोल्ड, फैलो एंड प्लाउ। भगवान को धन्यवाद उस भूमि के लिए दिया जा रहा है जिसको अलग अलग प्लॉट में बांट दिया गया है, पीस में, टुकड़ों में बांट दिया गया है, और उन टुकड़ों पे कुछ को तो बाड़ा बना दिया गया है गाय मवेशी पालने के लिए, बाड़ा घेरा बना करके गाय मवेशी के लिए बनने के बना दिया गया, इसको फोल्ड कहते हैं, ठीक है। कुछ जमीन फैलो, फैलो मतलब होता है कि जनरली हम लोग आप देखेंगे कि अगर कोई भूमि उपजाऊ नहीं रहती है तो भूमि को कुछ दिनों तक पड़ती छोड़ दिया जाता है, मतलब उसमें कुछ किया नहीं जाता है, ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ताकि कुछ सालों बाद फिर वो उपजाऊ बन जाए। तो दैट इज कॉल्ड फैलो। तो भगवान को धन्यवाद देते हैं कि भूमि के भिन्न भिन्न भागों को क्या किया गया है, अलग अलग प्लॉट में बांट करके, अलग अलग टुकड़ों में बांट करके दिया गया है, जहाँ पे कहीं तो बाड़ा बना करके गाय मवेशी को का पाला जाता है, किसी जमीन को परती छोड़ दिया गया है, और कुछ जमीन है जहाँ पे प्लॉ किया जाता है, हल चलाए जाते हैं, खेती किए जाते हैं। इस सब के लिए हॉपकिंस गॉड को धन्यवाद देते हैं। एंड ऑल ट्रेड्स देयर गियर एंड टकल एंड ट्रिम। भगवान को इसलिए भी धन्यवाद देते हैं कि सभी लोग अलग अलग तरह के व्यापार करते हैं और वो अपने व्यापार में अलग अलग तरह के
औजार का इस्तेमाल करते हैं, जैसे गियर है, टैकल है और ट्रिम, ये सारे के सारे औजार का नाम है जो विभिन्न ट्रेड में अलग अलग चीजों में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इन सभी चीजों के लिए भगवान को धन्यवाद किया जा रहा है। ऑल थिंग्स काउंटर, ओरिजिनल, स्पेयर, स्ट्रेंज, दुनिया में बहुत तरह की चीजें हैं जो काउंटर, एक दूसरे के विपरीत है, मतलब बिल्कुल रंग में, कलर में, गुण में विपरीत है, उसके लिए धन्यवाद। जो ओरिजिनल है उसके लिए धन्यवाद, जो स्पेयर है, अलग है, उसके लिए धन्यवाद, जो स्ट्रेंज है, बिल्कुल ही अनोखा है, जो अजीब चीज है, उसके लिए भी धन्यवाद। वट एवर फिकल, फ्रेकल्ड, हु नोज हाउ, दुनिया में जो कुछ भी चेंज होता है, ये कैसे चेंज होता है, ये कवर्ड है, कैसे चेंज होता है। फिकल मतलब होता है अस्थिर, जो अभी कुछ और है बाद में कुछ और हो जाएगा। तो ये जो चेंज होता है, ये कैसे चेंज होता है, इसको कौन जानता है। विथ स्विफ्ट, स्लो, स्वीट, सावर, एजिल, ड्रीम। देखिए ये ओनोमेटोपिया यूज किया गया है, जिसमें विपरीत गुण वाले दो शब्दों को रखा जाता है। तो यहां पर देखिए स्विफ्ट तेज, स्लो मतलब धीरे, स्वीट मीठा, सावर खट्टा, एडेजल चमकीला, ड्रीम मध्यम। तो कहता है कि दुनिया में जितने भी चीजें ये बदल रहा है, सब चीज कोई तेजी से, कोई धीरे से, कोई मीठा हो रहा है, कोई खट्टा हो रहा है, कोई चमक रहा है, कोई धीमा हो रहा है, ये सब के सब भगवान ने बनाया है और उस भगवान को हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। ही फादर्स फोर्थ, कहते वो भगवान है इन सभी चीजों का, वो सभी के फादर है, सभी के गॉड फादर है। जिस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबके वो फादर है। Whose beauty is past change, जिनकी सुंदरता भगवान की कभी नहीं बदलती है, ठीक है, लेकिन उनके द्वारा बनाई गई जो चीजें हैं दुनिया में वो बदलती रहती है, इसलिए प्रेज हिम, भगवान की क्या कीजिए, प्रशंसा कीजिए। तो इस तरह से पोएम मैंने बता दिया। अब इसका हम ये देखेंगे कि एग्जाम्स में एप्रिसिएशन पूछेगा, क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछेगा, तो हमें कैसे लिखना चाहिए, देखते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं। पाइट ब्यूटी इज रिमार्केबल पोएम रिटन बाय जेरार्ड मैनली हॉपकिंस, ए रिनाउंड विक्टोरियन पोएट। पाइट ब्यूटी एक महत्वपूर्ण पोएम है जो जेरार्ड मैनली हॉपकिंस के द्वारा लिखी गई है, जो बहुत ही रिनाउंड, प्रसिद्ध विक्टोरियन कवि थे। पब्लिश्ड पोस्थमसली इन 1918, यह पोएम हॉपकिंस के मरने के बाद, पोस्थमसली मतलब होता है मरणोपरांत, मरने के बाद 1918 में पब्लिश की गई। द पोएम एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ डाइवर्सिटी, ब्यूटी एंड द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन नेचर। यह पोएम सर्च करता है, दिखाता है विविधता, प्रकृति में जो विविधता है, सुंदरता है, उसको दिखाता है, और ये दिखाता है कि कैसे प्रकृति में गॉड है, प्रकृति में ही भगवान उपस्थित है, ये दिखाता है भगवान विविध रूप में प्रकृति में कैसे उपस्थित है। With its unique style and vivid imagery, इनके लिखने का एक सबसे हट करके स्टाइल है और स्पष्ट कल्पना शक्ति का प्रयोग किया गया है। पाइट ब्यूटी, पाइट मैंने जैसा कहा कि मल्टीकलर्ड, ब्यूटी में सुंदरता, तो बहुरंगी सुंदरता, कैप्टिवेट्स रीडर्स बाय सेलिब्रेटिंग द ब्यूटी फाउंड इन द वेरिड एंड इम्परफेक्ट एस्पेक्ट्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। पाइट ब्यूटी पाठकों को मोहित करता है, कैप्टिवेट्स कर लेता है, मोहित कर लेता है, आकर्षित कर लेता है, बाय सेलिब्रेटिंग द ब्यूटी फाउंड इन द वेरिड, यह दिखा करके पाइट ब्यूटी के अंदर जो सुंदरता और विविधतापूर्ण सुंदरता जो दिखाया गया है, और वो बताया गया है कि जो नेचुरल वर्ल्ड है ये इम्परफेक्ट है, मतलब सब चीज में एक जैसा चीज नहीं है, इसमें बदलाव होता रहता है। तो इस चीज की व्याख्या करके ऐसे पेश किया गया है कि पाठक मोहित होते हैं, पढ़ते ही रह जाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इस पोएम को लिखने में किस किस लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग किया गया है, ये देख लेते हैं। हॉपकिंस employs a unique poetic structure in Pied Beauty known as sprung rhythm। हॉपकिंस ने इस पोएम को लिखने के लिए जो पाइड ब्यूटी है, इसमें एक यूनिक, सबसे हट करके एक पोएटिक स्ट्रक्चर का प्रयोग किया है जिसे कहते हैं स्प्रंग रिदम, जिसके बारे में मैंने अभी शुरू में बताया था कि जिसमें एक फर्स्ट स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है,
मतलब जिस पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, और बाद बाकी जितने भी सिलेबल्स होते हैं वो कितने भी हो सकते हैं गिनती में, वो अनस्ट्रेस्ड होते हैं। जनरली हॉपकिंस स्ट्रेस्ड के बाद 4 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स का प्रयोग किया है, जिसको स्प्रंग रिदम कहा गया है, जो स्पेशली इन्हीं के द्वारा दी गई है, पहले किसी ने नहीं बनाई थी। विच ही डेवलप्ड हिमसेल्फ, जिसको इन्होंने विकसित किया। द पोएम कंसिस्ट ऑफ 1 स्टैंजा विथ 10 लाइन्स adhering to the poet's characteristic use of irregular meter and rhythmic scheme। ये 10 लाइन्स दिया हुआ है, ऑलमोस्ट 10.5 लाइन्स है। तो इन्होंने एक स्टैंजा पेश किया है जिसमें पोएटिक जो तरीका होता है लिखने का, मीटर का, उसका अनियमित ढंग से प्रयोग किया गया है, और राइमिंग स्कीम भी अनियमित है, मतलब इसके अंत में जो सेंटेंस के लास्ट में जो रिदम बनता है वो इनकी पोएम में नहीं बनती है। द पोएम्स रिथमेटिक एंड म्यूजिकल क्वालिटीज रिफ्लेक्टेड द थीम ऑफ डाइवर्स ब्यूटी एंड कंट्रीब्यूट टू इट्स ओवरऑल इम्पैक्ट। हालांकि इनकी पोएम्स में जो शुरू में जो इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से एक अन्य पोएट्री से हट करके एक रिदम बनता है और इसकी एक म्यूजिकल क्वालिटीज बनती है, जो इसकी विविधतापूर्ण सुंदरता को दर्शाता है, और इसका सब पे बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। चलिए अब इसकी एप्रिसिएशन करते हैं। इनकी पोएम में 2 मुख्य बातों को दर्शाया गया है, वो है एक है डाइवर्सिटी और दूसरा इम्परफेक्शन। डाइवर्सिटी मतलब होता है विविधता, और इम्परफेक्शन मतलब होता है अपरिपूर्णता। पाइड ब्यूटी सेलिब्रेट्स द डाइवर्सिटी एंड इरेगुलरिटी ऑफ नेचर। देखो, प्रकृति में सब कुछ इरेगुलर है, कोई चीज में पैटर्न निश्चित नहीं है और सब बदलता रहता है, तो इस चीज को क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी कहते हैं, विविधता कहते हैं, और इसी चीज को पाइड ब्यूटी में दर्शाया गया है। द पोएम प्रेजेंट्स अ वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट्स सच एज डैपल्ड थिंग्स एंड ब्राइंडेड काउज। इस पोएम में बड़े स्तर पे 2 विपरीत चीजों को की तुलना की गई है और दर्शाया गया है, जैसे डैपल्ड थिंग्स रंग बिरंगे चीजें, ब्राइंडेड काउज जो भूरी रंग की गाय होती है जिसपे पैटर्न बनी होती है 2 रंगों की। एम्फेसाइजिंग द यूनिकनेस एंड चार्म ऑफ इम्परफेक्शन, यह जोर देता है अनोखापन और अपरिपूर्णता के रौनकता पर। By embracing the imperfect and varied aspects of creation, Hopkins reminds readers of the inherent beauty found in diversity, challenging conventional notions of perfection. Imperfect और varied मतलब कि अपरिपूर्णता और विविधता। प्रकृति के द्वारा ये जो अपरिपूर्णता और विविधता दी गई है, इसको दर्शा करके हॉपकिंस पाठक को याद दिलाते हैं, माइंड में रिमाइंड कराते हैं कि प्रकृति में जो विविधता है वो वास्तव में जो पारंपरिक तरीके से एक लोगों में नोशन है, लोगों में ये विचारधारा रही है कि परफेक्ट होना चाहिए कोई चीज, तो उससे ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा विविधता पेश करती है और ये नई चीज लगती है, चैलेंजिंग लगती है, तो ये परफेक्शन से ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट है एप्रिसिएशन ऑफ द सेंसरी वर्ल्ड। सेंसरी वर्ल्ड बोलते हैं जो हमारे 5 सेंस है, उसके थ्रू जो हम देखते हैं, अनुभव करते हैं इस वर्ल्ड को। हॉपकिंस पेज मेटिकुलस अटेंशन टू सेंसरी डिटेल्स इन पाइड ब्यूटी। हमारी सेंस ऑर्गन्स जिसको सेंस करती है और देखती है, पाइड ब्यूटी में उन चीजों को बहुत गहनता से ध्यान दिया है हॉपकिंस ने, मतलब ध्यान देकर के लिखा है। द पोएम इज रिप्लीट विथ वाइब्रेंट इमेजरी एंड इवोकेटिव लैंग्वेज दैट इंगेजेस द रीडर सेंस। कहते पोएम पूरा भरा पड़ा है कल्पना शक्ति वाली चीजों से, और ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है जो लैंग्वेज पाठक के सेंसेस को के भूख को जगा देता है, इच्छा को जगा देता है और एक्टिव कर देता है। थ्रू द यूज ऑफ एलिट्रेशन, एसोनेंस एंड ओमनोमेटोपिया, द पोएम बिकम्स अ सेंसरी एक्सपीरियंस, enabling readers to immerse themselves in the vivid beauty of the natural world। इसके अंतर्गत एलिट्रेशन का प्रयोग किया गया है। एलिट्रेशन मतलब लय बनाया गया है, ठीक है। जैसे एक ही जैसे कॉन्सोनेंट हुआ तो कंसोनेंट साउंड को रिपीट करके लय बनाना है, तो
उसको एलिट्रेशन के रूप में प्रयोग किया गया है। वैसे आप अगर एलिट्रेशन, एसोनेंस, ओनोमेटोपिया और बाकी जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच है, इसके लिए हमारा अलग से वीडियो अपलोडेड है चैनल पे, आप सर्च कर सकते हैं। तो इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच के अलग अलग टूल्स का प्रयोग किया गया है। जैसे ओनोमेटोपिया के बारे में मैंने बताया कि दो विभिन्न चीजों का यूज किया गया है, एक के दूसरा जैसे स्विफ्ट एंड स्लो। तो इस तरह से यूज किया गया है अलग अलग डिवाइसेस का, और इसकी वजह से लोगों का एक्सपीरियंस ज्यादा बेटर होता है, जिससे रीडर्स खुद को इसमें खोया हुआ पाते हैं और प्रकृति का जो वास्तविक सुंदरता है उसको स्पष्ट रूप से देख पाते हैं इस पोएम के थ्रू। द डिवाइन इन नेचर, पाइट ब्यूटी हाईलाइट्स द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन नेचर। आपने पोएम में देखा कि गॉड को हमने धन्यवाद किया, मतलब लेखक ने धन्यवाद किया जितनी भी चीजें प्रकृति में बनाई है, जो विविधतापूर्ण चीजें बनाई है। तो पाइट ब्यूटी हाईलाइट्स करता है कि भगवान वो प्रेजेंट है, और वो कहाँ प्रेजेंट है? नेचर में प्रेजेंट है। हॉपकिंस एट्रीब्यूट्स द क्रिएशन एंड अरेंजमेंट ऑफ द डाइवर्स एलिमेंट्स टू अ डिवाइन पावर, प्रोक्लेमिंग ही फादर्स forth whose beauty is past change. Hopkins attributes the creation and arrangement of the diverse elements to a divine power. हॉपकिंस कहते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीजों की रचनाएं हुई है और जितनी भी विविध प्रकार की चीजें हैं, इस सब किसने बनाया है? डिवाइन पावर ने बनाया है, मतलब गॉड ने बनाया है। और उनकी वो प्रोक्लेम करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि दुनिया में जितनी भी सुंदर सुंदर चीजें हैं, जितने भी विविध प्रकार की चीजें हैं, रंग बिरंगे चीजें हैं, उस सब के मालिक कौन है? उस सब के फादर कौन है? गॉड है, जो कभी चेंज नहीं होते हैं। द पोएट सीज द फिंगरप्रिंट्स ऑफ गॉड इन एवरी डैपल्ड एंड स्पेक्टल्ड क्रिएचर, एम्फसाइजिंग द कनेक्शन बिटवीन द नेचुरल वर्ल्ड एंड द डिवाइन। बहुत ही सुंदर लाइन है। भगवान कवि जो है देखता है कि भगवान ने जितनी भी चीजें बनाई है उस सब में अपनी छाप छोड़ दी है। क्यों? जितनी भी चीजें बनाई है वो रंग बिरंगे चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं रंग बिरंगे चीजों के माध्यम से भगवान ने क्रिएचर में अपनी छवि को उकेर दी है, छाप छोड़ दी है, और ये दर्शाने की कोशिश किया है कभी कि दुनिया में जितनी भी प्रकृति में वस्तुएं हैं, ठीक है, उसमें और भगवान में कोई ना कोई कनेक्शन है, तभी इस तरह की विविधता पूर्वक चीजें दुनिया में उपस्थित है। अब चलिए देखिए इसमें जो मैंने बताया लैंग्वेज कैसे कैसे प्रयोग किया गया है। एलिट्रेशन एंड एसोनेंस का प्रयोग किया गया है। हॉपकिंस एक्सपर्टली एम्प्लॉयज एलिट्रेशन एंड एसोनेंस थ्रू आउट द पोएम सच एज इन द फ्रेज। देखिए पूरे पोएम में एलिट्रेशन और एसोनेंस का प्रयोग किया गया है जो फिगर्स ऑफ स्पीच में आता है। जैसे रोज मोल्स, फिंचेस विंग्स, स्विफ्ट स्लो, ये इस तरह से ये एलिट्रेशन का प्रयोग किया गया है। और सेम साउंड, अलग अलग स्पेलिंग भी हो, अलग अलग लेटर हो, लेकिन सेम साउंड अगर मिलता है, जैसे रोज मोल्स, तो ये हो गया क्या? एसोनेंस, ठीक है। और एलिट्रेशन में जैसे स्विफ्ट स्लो, सेम साउंड रिपीट करता है, जैसे एस लेटर रिपीट किया तो ये हो गया एलिट्रेशन। और भी इसके डिटेल्स है जिसको मैंने बता दिया कि आप हमारे वीडियो में देख लेंगे। दीज डिवाइसेस क्रिएट ए म्यूजिकलिटी एंड रिदम that contribute to the poem's overall lyrical quality, enhancing the reader's experience. ये जो डिवाइसेस प्रयोग किए गए हैं, ये एक म्यूजिक को उत्पन्न करता है और एक रिदम बनाता है, जिसका बेनिफिट ये होता है कि एक पोएम की अच्छी क्वालिटी उभर कर आती है, और जब पाठक जब पढ़ते हैं इसको तो उन्हें एक अच्छा अनुभव, आकर्षक अनुभव फील करते हैं। इनके लैंग्वेज में एक और चीज देखने को मिलती है, वो कंपाउंड वर्ड्स, जोड़ा शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। द पोएम कंटेंट सेवरल कंपाउंड वर्ड्स सच एज फायर कोल, फायर और कोल दो अलग वर्ड्स को मिला के बनाया गया है। चेस्टनट फॉल्स, दो अलग अलग वर्ड्स को मिला के बनाया गया है। दिस कॉम्बिनेशन कंट्रीब्यूट टू द रिचनेस ऑफ लैंग्वेज एंड एम्फसाइज द वैरायटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। ये दर्शाता है कि कंपाउंड वर्ड्स का यूज करने से ये बताता है कि जो हॉपकिंस है उनको लैंग्वेज पे बहुत अच्छी पकड़ थी, समृद्ध लैंग्वेज के वो मालिक थे,
और साथ ही ये भी दर्शाता है कि ये दुनिया बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत पेचीदा है। नेक्स्ट देखो वर्ड प्ले। हॉपकिंस लैंग्वेज के मालिक है, लैंग्वेज पे इनकी बहुत अच्छी पकड़ है और शब्दों के साथ खेलना जानते हैं, जो इस पोएम में देखने को मिलता है। हॉपकिंस employs various forms of word play including puns and neologism। देखो इसमें इन पाइड ब्यूटी हॉपकिंस ने अलग अलग शब्दों के तरीके का इस्तेमाल किया है। ये भी फिगर्स ऑफ स्पीच है, पंस एंड नियोलॉजिज्म, ठीक है, इस सब का प्रयोग किया है। कैसे प्रयोग किया है देखते हैं आगे। फॉर इंस्टांस द फ्रेज ब्राइंडेड काउ, देखो ये ब्राइंडेड काउ यूज किया गया है, एक फ्रेज का यूज किया है। कंबाइंस द वर्ड ब्रिंडल्ड एंड ब्रिंडल्ड, ठीक है, तो ये दर्शाता है enhancing the poem's linguistic inventiveness and adding depth to the imagery। ये दर्शाता है कि पोएट का लैंग्वेज पे बहुत पकड़ था और वो नए नए टर्म्स को डेवलप करते थे पोएट्री में, और जिसका बेनिफिट ये होता था कि लोग की कल्पना शक्ति बढ़ जाती थी और पोएम पढ़ने के दौरान वो खो जाते थे पोएम में। एट लास्ट कंक्लूजन देख लेते हैं। जेरार्ड मैनली हॉपकिंस पाइड ब्यूटी इज अ मास्टरफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ ब्यूटी, डाइवर्सिटी एंड द डिवाइन इन नेचर। इस तरह से हम देखते हैं कि जेरार्ड मैनली हॉपकिंस पाइड ब्यूटी के जरिए ये दर्शाते हैं कि ब्यूटी, डाइवर्सिटी और डिवाइन इन नेचर को खोजने में, को बताने में वो मास्टर थे। थ्रू आउट इट्स यूनिक स्ट्रक्चर, उन्होंने जो पोएम लिखा है उसमें यूनिक अलग हट करके स्ट्रक्चर का प्रयोग किया है, जिसमें विविड इमेजरी, स्पष्ट कल्पना शक्ति का प्रयोग किया है, एंड मेटिकुलस अटेंशन टू डिटेल, और बड़ी ही गहनता से सभी चीजों को बताया है। द पोएम कैप्टिवेट्स रीडर्स, पोएम पाठक को आकर्षित करता है, मोहित कर लेता है, एंड चैलेंजेस कन्वेंशनल नोशंस ऑफ ब्यूटी एंड परफेक्शन, और साथ ही जो पारंपरिक तौर पे लोगों को जो विश्वास है कि सुंदरता में परफेक्शन होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, उसको चैलेंज किया इस विचारधारा को। हॉपकिंस encourages us to appreciate the imperfect and varied aspects of the natural world। हॉपकिंस कहते हैं कि हमें प्रशंसा करनी चाहिए ये अपूर्ण और विविधतापूर्ण जो प्राकृतिक दुनिया है उसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए। सेलिब्रेटिंग द रिचनेस फाउंड इन द डेप्ल्ड एंड स्पेक्टिकल टैपेस्ट्री ऑफ क्रिएशन, प्रकृति के द्वारा एक रंग बिरंगे दुनिया का जो बनाया गया है, इसमें जो रिच है, ये इसमें समृद्ध है, इसको हमें आनंद लेना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, हमें एंजॉय करना चाहिए। पाइड ब्यूटी सर्व्स एज ए poignant reminder to embrace diversity and recognizes the presence of the divine in the world around us। पाइड ब्यूटी पाठक को याद दिलाता है कि दुनिया विविधतापूर्ण चीजों से भरी हुई है, इसको गले लगाइए और प्रकृति में भगवान को देखिए। जो प्रकृति हमारे चारों तरफ है उसी में भगवान को देखिए, उसी में भगवान प्रेजेंट है। तो इस तरह से एक सुंदर पोएम यहाँ समाप्त होती है। सी यू इन द नेक्स्ट पोएम, प्लीज लाइक इट।